चलिए, लास्ट जो हम डिस्कशन कर रहे थे, उस डिस्कशन में हमने देखा था कि व्हाट इज जीडीपी एट पीपीपी। हम जीडीपी में पीपीपी कन्वर्जन क्या होता है और नॉमिनल कन्वर्जन क्या होता है, ये दोनों चीज हमने कल देखा। इस क्लास में हमने समझा कि हमारे देश की जो जीडीपी है उसकी बात करें, उसकी रैंकिंग करें, तो रैंकिंग के आधार पर हमें देखने के लिए मिलता है कि हमारे देश की जीडीपी तीसरे नंबर पे है फिलहाल। किसमें, फटाक से बताइए। थर्ड रैंक पे है इंडिया की जीडीपी, किसमें? आंसर दीजिए। इंडिया की जीडीपी की रैंक 3 है ऑल ओवर द वर्ल्ड। थर्ड है किसमें? सब पीपीपी में। पीपीपी में, परचेजिंग पावर पैरिटी में, बिल्कुल सही है। और हमारी रैंक फिफ्थ है किसमें? फिफ्थ किसमें है, फटाक से बता दीजिए ये भी। बताइए फिफ्थ किस में है? नॉमिनल जीडीपी में। ठीक है, तो ये दो चीजें कल हमने डिस्कस की थी कि हमारे देश का जो जीडीपी है वो पांचवें नंबर पे है नॉमिनल जीडीपी में, और तीसरे नंबर पे है जीडीपी एट पीपीपी में। ठीक है, ये बात ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है। आगे अब इसके बढ़ते हैं। अब हमने काफी कुछ डिस्कशन जो है वो जीडीपी पे कर लिया है। हमने सकल घरेलू उत्पाद पे काफी कुछ डिस्कशन कर लिया है। अब इसके आगे बढ़ते हैं और इसी का नेट प्रोडक्ट देखते हैं। जीडीपी का ही अब हम नेट प्रोडक्ट देखते हैं। तो जीडीपी का नेट प्रोडक्ट हमारे पास क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब यहाँ पे शुद्ध घरेलू उत्पाद की जैसे ही बात आई तो हमें एक चीज क्लियर है कि हमने जैसे ही कहा ग्रॉस, तो उस ग्रॉस का कोई ना कोई, जैसे ही कहा हमने ग्रॉस, तो ग्रॉस का कोई ना कोई नेट जरूर होगा। ठीक है जी। सकल सकल का शुद्ध जरूर होगा। और इस सकल से शुद्ध बनने के लिए हमें क्या करना पड़ता था? किसी डिडक्टेबल्स को, ऋणात्मक भाग को घटाना पड़ता था। यहाँ ऋणात्मक भाग क्या था हमारा, फटाक से बता दीजिए। किसकी बात कर रहे थे? क्या ऋणात्मक है यहाँ पे? हमारा डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डेप्रिसिएशन या मूल्य ह्रास जो है वो ऋणात्मक है। डेप्रिसिएशन पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमारे देश में डेप्रिसिएशन कौन अनाउंस करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा इसका ये अनाउंस किया जाता है। स्पेसिफिक कहे तो डिप्रिसिएशन कोई लॉजिकल कॉन्सेप्ट है नहीं कि हम बात करें कि एक निश्चित नियम है जिसके आधार पर डिप्रिसिएशन निकाला जाएगा। कभी सेम चीज के लिए डेप्रिसिएशन हम बढ़ा भी देते हैं, कभी सेम चीज के लिए डेप्रिसिएशन हम घटा भी देते हैं। इस पर पूरा डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, इस पे हम पूरा डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसमें हम सीधे अब इस पे आ जाते हैं कि जब जीडीपी की वैल्यू को, जब हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद की वैल्यू को एडजस्ट करते हैं डिप्रिसिएशन के साथ में, तो हमें क्या मिलता है? एनडीपी मिलता है, हमें मिलता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमें मिलता है शुद्ध घरेलू उत्पाद। कब? जब जीडीपी में से हम घटा देते हैं डेप्रिसिएशन।
मेरी वॉइस अभी आ रही है क्या? प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए। वॉइस अभी आ रही है क्या? चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो हम, मेरा क्वेश्चन ये था, मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा था, मुझे ये बताइए, हम ऑलरेडी इस बात पे डिस्कस कर चुके हैं, मुझे ये बताइए, अगर हम अपने एसेट्स को, अगर हम अपनी संपत्ति को अच्छे तरीके से रखें, बहुत अच्छे से मैनेज करके रखें, तो हमारी संपत्ति पे लगने वाला डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास ज्यादा होगा कि कम होगा? ऑलरेडी इस पे डिस्कशन हो चुका है, इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताइए फटाक से, ज्यादा होगा कि कम होगा अगर अच्छे से रख रहे हैं तो? कम होगा, बिल्कुल सही है अनीता, वीरेंद्र, कम होगा। इट मीन्स दैट कि अगर मैं ये कह रहा हूं, अगर इसी बात को मैं थोड़ा सा और दूसरे तरीके से कहूं, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर मेरे एसेट पर डेप्रिसिएशन का रेट कम है, इसका मतलब ये है कि मैंने उस वस्तु को या मैंने अपने एसेट को अच्छे से मैनेज किया है। कह सकता हूं मैं कि अगर डेप्रिसिएशन का रेट कम है, मतलब इसको अच्छे से मैनेज किया गया है। जहां पर आपने अभी एक बात कही कि जब हम इसको अच्छे से मैनेज करेंगे तो डेप्रिसिएशन कम होगा, तो इसी को मैं दूसरे तरीके से भी क्या कह सकता हूं कि जब इसको अच्छे से मैनेज किया जाएगा तो डेप्रिसिएशन का रेट कम है, मतलब इसको अच्छे से मैनेज किया गया है। क्लियर है इतनी सी बात? इसका मतलब ये है कि जीडीपी, जीडीपी जहां मेरे देश की गुणात्मक वैल्यू को, सॉरी संख्यात्मक वैल्यू को बताता है, क्वांटिटेटिव वैल्यू को बता रहा है, जीडीपी जहां पर मुझे क्वांटिटेटिव वैल्यू को बता रहा है, वहीं पे जीएनपी मेरे को क्वालिटेटिव वैल्यू को बता रहा है। जहां जीडीपी मेरे को क्वांटिटेटिव वैल्यू बता रहा है, वहीं जीएनपी मेरे को क्वालिटेटिव वैल्यू बता रहा है। क्लियर है? ये बात समझ में आ रहा है क्यों बता रहा है ऐसा? क्योंकि जब मैं एनडीपी की बात कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिए, जब मैं एनडीपी की बात कर रहा हूं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, तो मैं बाय डिफॉल्ट डेप्रिसिएशन की भी बात कर रहा हूं। और डेप्रिसिएशन मतलब एक पॉइंट को वे क्या फोकस कर रहे हैं, आपके एसेट का मैनेजमेंट, आप कितने अच्छे से एसेट को मैनेज कर रहे हैं, इस बात पे भी वो फोकस कर रहे हैं। यानी हम एक डिफरेंस जो आपको लिख सकते हैं कॉपी में, वो क्या लिख सकते हैं कि जीडीपी जहां संख्यात्मक वैल्यू है, मतलब न्यूमरिक वैल्यू है, वहीं एनडीपी जो है, एनडीपी एक गुणात्मक वैल्यू है। यानी एनडीपी मेरी अगर अच्छी है, ज्यादा है, तो डेप्रिसिएशन मतलब कम है। एनडीपी अगर ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि डेप्रिसिएशन जो है वो कम है। और डेप्रिसिएशन अगर कम है, तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या निकल के आ रहा है कि हमने अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से मैनेज किया है। क्लियर है? हमने अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से मैनेज किया है, जिस कारण से डेप्रिसिएशन कम निकल के आ रहा है। बात समझ में आ रही है आपको? बात समझ में आ रही है आपको? चलिए, तो पहला डिफरेंस तो हो गया कि जीडीपी जो है वो सकल वैल्यू है, ग्रॉस वैल्यू है, वहीं जीएनपी जो है शुद्ध वैल्यू है, डेप्रिसिएशन एडजस्टेड वैल्यू है। दूसरा डिफरेंस हो गया कि जीडीपी जहां पर क्वांटिटेटिव बात कर रहा है, संख्यात्मक बात कर रहा है, वहीं पर एनडीपी जो है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद, ये किसकी बात कर रहा है? क्वालिटेटिव अप्रोच है। ठीक है। तीसरी चीज, तीसरा डिफरेंस, जीडीपी की गणना में क्या डेप्रिसिएशन इंक्लूड है? जीडीपी की जब हम बात कर रहे हैं, तो क्या मैं डेप्रिसिएशन घटा रहा हूं उसमें से? नहीं, डेप्रिसिएशन मिला करके है जीडीपी। जीडीपी में डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इंक्लूडेड है। मतलब जीडीपी जो है एक ग्लोबल पैरामीटर है, जीडीपी जो है एक ग्लोबल पैरामीटर है, वैश्विक पैरामीटर है। लेकिन एनडीपी जो है, एनडीपी ये एक रीजनल पैरामीटर है। रीजनल पैरामीटर मतलब एक देश तक सीमित है। क्यों देश तक सीमित है, बता दीजिए फटाक से। मैंने कहा जीडीपी जो है ग्लोबल पैरामीटर है, लेकिन एनडीपी जो है ये देश तक सीमित है। क्यों देश तक सीमित है?
बताइए फटाक से, क्यों देश तक सीमित है, क्यों मैं ऐसी बात कर रहा हूं? क्योंकि एनडीपी निकालने के लिए आपने डेप्रिसिएशन घटाया है, और डेप्रिसिएशन इंडिया में किस रेट से निकलेगा, चाइना में किस रेट से निकलेगा, यूएस में किस रेट से निकलेगा, जापान में किस रेट से निकलेगा, इसका कोई लॉजिक नहीं है। इंडिया अपने हिसाब से कैलकुलेट करता है, जापान अपने हिसाब से, चाइना अपने हिसाब से। जब एक ऐसा पैरामीटर जिसको सभी अपने अपने हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, तो उसको आप वैश्विक पैरामीटर कैसे कह सकते हैं? ठीक है ना? तो उसको हम वैश्विक पैरामीटर इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि उसमें जो डेप्रिसिएशन काउंट हो रहा है, वो डेप्रिसिएशन कोई एक स्पेसिफिक ग्लोबल लॉजिक पे कैलकुलेट नहीं हो रहा है। यानी जीडीपी जो है एक ग्लोबल पैरामीटर है, लेकिन एनडीपी जो है एक रीजनल पैरामीटर है। ठीक है? वैश्विक पैरामीटर है जीडीपी, और एनडीपी एक रीजनल या एक स्पेसिफिक कंट्री का एक पैरामीटर है। जीडीपी का उपयोग किसमें होता है? तो जीडीपी का उपयोग होगा आपको अपने अंतरराष्ट्रीय, आपकी जो अंतरराष्ट्रीय या इंटरनेशनल जो पॉलिसीज हैं उसके लिए। जीडीपी का इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों में काम हो सकता है। लेकिन एनडीपी की अगर बात करें तो एनडीपी की डोमेस्टिक और एक देश की या एक स्टेट की या एक जिले की, इसकी पॉलिसी बनाने के लिए आप एनडीपी का काम कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने उस दिन एग्जांपल बताया था कि हमारे देश में हमें ऑटोमोबाइल सेक्टर की सेल्स बढ़ानी थी, तो हमने डेप्रिसिएशन को 15% से 30% कर दिया। इसका यूएस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसका सिर्फ फर्क पड़ेगा तो किसमें पड़ेगा? हमारे देश के अंदर पड़ेगा। यानी जीडीपी का उपयोग हम इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों पॉलिसी बनाने में कर सकते हैं, जबकि एनडीपी का प्रयोग हम किसमें करते हैं? डोमेस्टिक पॉलिसी बनाने में। ठीक है? क्लियर हुआ आपको डिफरेंस? दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आई बात? पहला डिफरेंस क्या बोला? जीडीपी एक ग्रॉस वैल्यू है, सकल वैल्यू है। एनडीपी एक शुद्ध वैल्यू है। जीडीपी में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। ध्यान से सुनते जाइए, पॉइंट आप चाहे तो बना के लिखते भी जा सकते हैं। जीडीपी एक ग्रॉस वैल्यू है, जबकि एनडीपी एक शुद्ध वैल्यू है, नेट वैल्यू है। जीडीपी में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, मिला हुआ है, अलग से नहीं निकाला है। एनडीपी में डेप्रिसिएशन अलग निकाल दिया, सेपरेट कर दिया, घटा दिया है। जीडीपी एक गुणात्मक वैल्यू को बताता है, क्वांटिटेटिव वैल्यू को बताता है, लेकिन एनडीपी एक क्वालिटेटिव वैल्यू को, क्वालिटी को बताता है। क्यों? क्योंकि एनडीपी में आप डेप्रिसिएशन की बात करते हैं, और डेप्रिसिएशन इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने एसेट्स को कितने अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। जीडीपी का उपयोग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों पॉलिसीज बनाने में किया जा सकता है, लेकिन एनडीपी का प्रयोग डोमेस्टिक और रीजनल पॉलिसीज बनाने में किया जा सकता है। और चाहे तो आप डेफिनेशन दे सकते हैं दोनों की, और दोनों मिलाकर के आप एक 5 पॉइंट का डिफरेंस बना सकते हैं। क्योंकि पिछले साल ये क्वेश्चन 6 नंबर में पूछा जाता था, लेकिन 6 नंबर का पैरामीटर रहा नहीं, अब 5 नंबर का पैरामीटर है, तो 5 नंबर के पैरामीटर के हिसाब से इसमें आप 50 वर्ड में बना सकते हैं। मेरे ख्याल से 50 वर्ड में 5-6 पॉइंट तो आपको मैंने बता दिए। ये कॉन्क्रीट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, ये पॉइंट सभी के आंसर कॉपी में इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि इस पॉइंट पे एनालिसिस है, इस पॉइंट पे कॉपी पेस्ट नहीं है पुस्तकों से, ये एनालिसिस है। इसलिए ये पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं ये सभी के कॉपी में नहीं मिलेंगे। चाहे तो ट्राई कर लेना, चाहे तो अपने 10 दोस्तों से पूछना और उनको ये सेम क्वेश्चन देना, आपके आंसर और उनके आंसर डिफरेंट होंगे। बताइए, फटाक से लिख लिया आपने? पॉइंट बना के लिख लिया? और बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जीडीपी और एनडीपी का डिफरेंस कई बार पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है? इसलिए मैंने आपको डिटेल में इसके डिफरेंस बताए। लिख लिए हैं आपने? इसके पॉइंट्स बना लिए? फटाफट बताइए। ये सब चीजें मैं आपको स्लाइड में नहीं दे रहा हूं, ये सब चीजें स्लाइड में इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि स्लाइड आपके साथ कॉपी होगी, स्लाइड और पता नहीं कहां जाएगी। लेकिन जो क्लास आप अटेंड कर रहे हैं, ये क्लास सिर्फ आपके बीच में है, आप तक पहुंचेगी। दिस इज वाई मैं आपको बार बार बोल रहा हूं,
डोंट डिपेंड ऑन एनीथिंग, डिपेंड ऑन क्लास। क्लास अटेंड कीजिए, क्लास अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कशन में ऐसी कई बातें निकल करके आएंगी जो आपके कॉपी को यूनिक बनाएंगी, जो आपके कॉपी को बाकी झुंड की कॉपियों से अलग बनाएंगी। ये बातें सिर्फ डिस्कशन में निकल के आएंगी, ठीक है। इसलिए क्लास रेगुलर बेसिस पे अटेंड कीजिए। जैसे आज भी देख रहा हूं काफी सारे बच्चे नहीं आए हैं, 15 बच्चे दिख रहे हैं आज भी, तो काफी सारे बच्चे नहीं आए हैं। ये ध्यान रखिए, जो क्लास अटेंड नहीं कर रहा है उसका नुकसान होगा, इसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, ठीक है। चलिए, बात क्लियर है आपको? जीडीपी और एनडीपी के बीच का अंतर स्पेसिफिक हमने डिस्कस किया। आगे बढ़े हम, बताइए फटाक से। चलिए, वेरी गुड, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज ये थोड़ा सा अपना स्लाइड भी थोड़ा इशू कर रहा है, ये दोनों चीजें एक साथ आ नहीं रही हैं, ये चैट बॉक्स और ये, तो मुझे थोड़ा सा अलग अलग करके चलना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम अब बात कर रहे हैं हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की, ठीक है। अब जो हम बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं राष्ट्रीय आय की। ध्यान दीजिए, अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो हम किसकी बात कर रहे थे? वो हम बात कर रहे थे डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, घरेलू की। अब हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय की। दोनों को अगर मैं डायग्राम से बताऊं तो मान लीजिए अगर ये वर्ल्ड है, दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। अगर ये वर्ल्ड है, विश्व है, ठीक है, एग्जाम्पल मानते हैं, अगर ये विश्व है पूरा का पूरा और ये यहां पर इंडिया है, फॉर एन एग्जाम्पल इंडिया है, इंडिया के अंदर की जो बात हो रही है वो बात हो रही है जीडीपी में, वो बात हो रही है जीडीपी में, ठीक है। और ये पूरे वर्ल्ड के अंदर में जो बात हो रही है, पूरे वर्ल्ड के अंदर में ये बात हो रही है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में, ठीक है। ये राष्ट्रीय आय में बात हो रही है। पहली वाली जो बात हो रही है सिर्फ इंडिया इंडिया की अगर हम बात देखें तो इंडिया इंडिया में जो बात हो रही है, सर कोई नोट्स नहीं मिलेंगे रेनू, इकोनॉमिक्स के नोट्स आपको मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। जो क्लास में आप हैंडआउट्स ये देख रहे हैं, ये हैंडआउट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ग्रुप में शेयर किए जाते हैं रोज, ठीक है। लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि नोट्स के भरोसे या इन नोट्स पे से थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा क्या, बहुत ज्यादा डिफरेंट मिलेगा जब आप क्लास में होंगे। आप एक बात समझिए, क्लास और नोट्स दो अलग चीज होती है। अगर सब कुछ नोट्स से हो जाता, अगर सब कुछ नोट्स से हो जाता तो क्लास की और हमारी जरूरत ही नहीं होती। नोट्स तो बाजार में आप जाएंगे, दुनिया भर के बुक्स अवेलेबल है, रमेश सिंह, संजीव वर्मा, मिश्रापुरी, सब में नोट्स हैं। और अगर काम नोट्स से अपन कर सकते होते, ये खास तौर से उन बच्चों के लिए भी है जिनको ऐसा ये फील होता है कि नोट्स विल मेक द डिफरेंस। ध्यान दीजिएगा, क्लास विल मेक द डिफरेंस। नोट्स आपको मैं दुनिया भर के दे सकता हूं, बट नोट्स से बहुत ज्यादा नोट्स तो आप खुद सोचिए, जो नोट्स आपको मिल रहे हैं वो नोट्स तो और भी बहुतों को मिल रहे होंगे। भाई आप ही 10 दोस्तों को अपने भेज देंगे, वो 10 दोस्त पता नहीं किसको किसको भेज देंगे। तो नोट्स तो हर किसी के पास पहुंच सकते हैं, लेकिन ये जो क्लास में हम डिस्कशन कर रहे हैं ये चीजें मैं नोट्स में नहीं देता हूं। रीजन बिहाइंड दैट कि क्लास में आने का आपको फायदा मिले। रेनू मेरी बात समझ रहे हैं आप? क्लास अटेंड करने का आपको फायदा मिले। नोट्स में सारी बातें हम डिस्कस में नहीं ला सकते हैं, ठीक है। नोट्स नोट्स होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट होते हैं रेनू, ठीक है। इसलिए मैं आपको बार बार फोकस कर रहा हूं, क्लास अटेंड कीजिए। क्लास अटेंड करेंगे, यू विल गेट डेफिनेटली समथिंग डिफरेंट, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं जीएनपी, हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो नेशनल प्रोडक्ट में जब हम बात कर रहे हैं तो मैंने आपको एक डायग्राम के रूप में समझाया कि जब मैं एक पूरे वर्ल्ड की अगर मान लीजिए बात करता हूं, मान लीजिए मैं ऐसी बात कर रहा हूं कि ये पूरा वर्ल्ड है, तो इस वर्ल्ड में सब कुछ, विश्व में सब कुछ जो है वो किसके अंदर आ जाएगा? जीएनपी के अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर इस विश्व के अंदर अगर हम सिर्फ भारत की बात करें, सिर्फ भारत की बात करें तो ये किस में आ जाएगा? जीडीपी में आ जाएगा। अब देखिए, जीडीपी का जो डेफिनेशन आपको बताया था, जीडीपी का जो डेफिनेशन आपको बताया था, सेम उसी डेफिनेशन से अब मैं जीएनपी को भी कोरिलेट कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं, ठीक है। सॉरी,
देखिए जीडीपी में आपको मैंने बताया था अंतिम मूल्य, तो जीएनपी में भी ध्यान दीजिए हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अंतिम मूल्य की। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम अंतिम मूल्य की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम अंतिम मूल्य की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज, सभी वस्तु और सेवाओं की हम बात कर रहे थे, तो यहां भी हम किसकी बात कर रहे हैं, सभी वस्तु और सेवाओं की बात कर रहे हैं। यहां भी हम बात किसकी कर रहे हैं, सभी वस्तु और अंतिम मूल्य, सभी वस्तु और सेवाओं की। अब यहां पे भी बात किसकी हो रही है, प्रोड्यूस्ड बाय ऑल प्रोडक्शन फैक्टर, उत्पादन के कारकों द्वारा उत्पादित। यहां तक की तीनों बातें सेम है जैसी जीडीपी में आपको बताई गई थी। एक अंतर क्या है, अंतर यह है ओन्ड बाय द नेशन, राष्ट्र के स्वामित्व में, राष्ट्र के स्वामित्व में। वहां आप क्या बोल रहे थे, राष्ट्र की सीमा रेखा के अंदर, बाकी सब सेम था, वहां आप कह रहे थे राष्ट्र की सीमा रेखा के अंदर, यहां आप क्या कह रहे हैं, राष्ट्र के स्वामित्व में। इसका मतलब ये है कि अगर इंडिया ये है, मान लेते हैं अगर हम कि ये इंडिया है, ठीक है, और ये पूरा का पूरा वर्ल्ड है, एक इंडियन है जो कि यहां पे है, इंडिया में नहीं है, और एक फॉरेनर है जो कि यहां पे है। जब आप जीडीपी की बात कर रहे थे तो इस फॉरेनर की आय को आप इनकम में कंसीडर कर रहे थे, क्यों, क्योंकि वहां आपने कहा कि देश की सीमा रेखा के अंदर जो भी है, तो चाहे वो देश का व्यक्ति हो या विदेशी व्यक्ति हो। लेकिन जैसे ही नेशनल प्रोडक्ट की बात आती है, राष्ट्रीय की बात आती है, तो यहां पे मुझे इस फॉरेनर की इनकम को घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, और इस देशी ये इंडियन की इनकम की, जो कि इंडिया में नहीं है, उसके इनकम को प्लस करना पड़ेगा। मतलब यहां पर बात सिर्फ उनकी होगी जो कि देश के लोग हैं, राष्ट्र के स्वामित्व में है, ठीक है, लिविंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड, विश्व में कहीं भी रह रहे हो, ठीक है, समय फिक्स्ड है 1 साल के दौरान। तो दोनों को देखिए मैं कोरिलेट क्यों कर रहा हूं, ताकि एक ही याद करे, दूसरा अपने आप याद हो जाए। पहला हमने जीडीपी में कहा फाइनल वैल्यू है, जीएनपी भी क्या है, फाइनल वैल्यू है, अंतिम मूल्य है। जीडीपी में भी कहा उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं का, जीएनपी में भी कर रहे हैं उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं का। जीडीपी में भी कहा उत्पादित प्रोडक्शन फैक्टर, उत्पादन के कारकों द्वारा उत्पादित, जीएनपी में भी कह रहे हैं उत्पादन के कारकों द्वारा उत्पादित। जीडीपी में कह रहे थे देश की सीमा रेखा के अंदर, जीएनपी में कह रहे हैं देश के स्वामित्व के अंदर, फिर चाहे वो विश्व में कहीं पर भी हो, जरूरी नहीं देश की सीमा रेखा में हो, विश्व में कहीं पर भी हो। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे विदेशों से जो आय प्राप्त हो रही है, विदेशों से जो मुझे, जो फॉरेनर्स, जो विदेशी हैं लेकिन मेरे देश के हैं, उनकी आय को जोड़ना पड़ेगा, और जो मेरे देश में है लेकिन विदेशी हैं, इनकी आय को घटाना पड़ेगा। बताइए यहां तक पॉइंट समझ में आया, तो मैं आगे बढ़ू। बताइए फटाक से, यहां तक की बात मेरी समझ में आई आपको? फटाक से रिस्पॉन्ड कीजिए, यहां तक की बात आपको समझ में आई? चलिए ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम जीएनपी निकालते हैं, जब हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकालते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जीडीपी प्लस, ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं हम, प्लस नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। यहां ध्यान दीजिए हम विदेशों से प्राप्त आय नहीं कह रहे हैं, हम बात कर रहे हैं विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। समझिए दोनों बात में अंतर क्या है, कॉन्सेप्चुअल। विदेशों से प्राप्त आय का मतलब हुआ, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए ये हमारा देश है इंडिया, ठीक है, विदेशों से प्राप्त हुआ कितना, फॉर एन एग्जाम्पल मान लेते हैं $100, $100 विदेशों से प्राप्त हुआ, ये है विदेशों से प्राप्त आय। परंतु ये विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय नहीं है। शुद्ध आय क्या होता है समझिए, शुद्ध आय का मतलब होता है
मान लीजिए बाहर से हमारे देश में आया कितना, $100, और हमारे देश से गया, भाई विदेश में जो हमारे देश के लोग हैं वो हमारे देश में भेजेंगे, तो हमारे देश में जो विदेशी हैं वो भी तो बाहर अपने देश में भेजेंगे। अब यहां मान लीजिए चला गया, माइनस हो गया हमारे देश से कितना, तो मान लेते हैं $50, एग्जाम्पल मान लेते हैं $50। दोनों को घटा दीजिए तो आपको क्या मिलेगा कि +$50। प्लस क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये हमारे देश में आया है, हमारे देश में आया है, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं, प्लस। ध्यान दीजिए, जब प्लस में होता है मतलब हमारे देश में आया है, तो इसको हम कहते हैं नेट इनफ्लो, इसको हम कहते हैं नेट इनफ्लो, शुद्ध इनफ्लो, शुद्ध अंतर प्रवाह, ठीक है, नेट इनफ्लो की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर ये प्लस की जगह नहीं माइनस होता मतलब $100 मान लीजिए देश से जा रहा है और मात्र $50 देश में आ रहा है, तो मैं क्या लिखता यहाँ पे, मैं लिखता -$50 जो कि हमारे देश से जा रहा है, तो मैं क्या बोलता, नेट आउटफ्लो। पिछले साल 2019 का क्वेश्चन पेपर उठा करके देखना, 3 नंबर का क्वेश्चन था, नेट इनफ्लो बताइए। पिछले साल का पेपर एमपीपीएससी मेंस उठा करके देख लेना, पिछले साल का क्वेश्चन था 3 नंबर में, नेट इनफ्लो बताइए। तो नेट इनफ्लो क्या होता है, समझिए, विदेशों से जो आय या विदेशों से जो धनराशि हमारे देश में आ रही है, इसको हम इनफ्लो कहते हैं, और हमारे देश से जो बाहर जा रही है इसको हम आउटफ्लो कहते हैं। यदि हमारे देश में आने वाली धनराशि ज्यादा है तो शुद्ध रूप से नेट रूप से हमारे देश में पैसा आ रहा है, इसको कहते हैं नेट इनफ्लो। परंतु अगर हमारे देश से जाने वाला ज्यादा है तो ये शुद्ध रूप से जा रहा है, इसको कहते हैं नेट आउटफ्लो, ठीक है। तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हमने यहां पॉजिटिव लिखा है, ये फॉर्मूले में है, लेकिन हमारे देश की कंपैरिजन, हमारे देश की स्थिति में ये नेगेटिव है। क्यों है आपको बताता हूं आगे। बताइए, नेट इनफ्लो और आउटफ्लो, आयाम और निर्गम, कॉन्सेप्ट समझ में आया, शुद्ध आयम और शुद्ध निर्गम, नेट इनफ्लो और नेट आउटफ्लो की बात समझ में आई आपको, फटाक से रिस्पॉन्ड कीजिए। चलिए, गुड गुड। तो हमारे देश में नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड की जब हम बात करते हैं तो देखिए, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड में क्या सब चीजें हम काउंट करते हैं। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड में सबसे पहली चीज होती है, इसको कहते हैं हम प्राइवेट रेमिटेंस, इसको हम नाम देते हैं प्राइवेट रेमिटेंस, निजी प्रेषण, ठीक है। दूसरा जो होता है इसको कहते हैं अनुदान, नेट ग्रांट्स। सब में देखिए मैं नेट बात लगा रहा हूं मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो को घटा के शुद्ध रूप लिख रहा हूं। और तीसरा होता है, इसको कहते हैं नेट बोरोइंग, जिसको कि उधारी कहते हैं। अब समझिए तीनों चीजें क्या होती हैं। सबसे पहली चीज समझिए, नेट प्रेषण क्या चीज होता है, शुद्ध प्राइवेट रेमिटेंस क्या चीज होता है, ठीक है। मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति है जो कि विश्व के किसी कोने में रहता है और ये इंडिया है, ठीक है। इंडिया में एक फॉरेनर है और यूएसए में एक इंडियन रहता है, एग्जांपल लेते हैं, यूएसए में एक इंडियन रहता है, ऐसे बहुत सारे इंडियन अलग अलग राज्यों देशों में है। अब यहां से जो इंडियन, ध्यान दीजिए व्यक्ति, यहां से जो इंडियन कमा करके भेजेगा इंडिया में, ठीक है, और ये फॉरेनर, ये विदेशी व्यक्ति कमा करके भेजेगा अपने देश में। तो ये जो डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस को कहते हैं प्राइवेट रेमिटेंस, इसको कहते हैं निजी प्रेषण। मतलब वो भारतीय जो भारत में नहीं रहते हैं परंतु विदेशों से कमा करके अर्जित आय का कुछ हिस्सा भारत में भेजते हैं, तथा वो विदेशी जो भारत में रहते हैं, जो भारत में कमा करके अपने देश में भेजते हैं, इनके बीच का जो शुद्ध वैल्यू होता है, जो नेट वैल्यू होता है, इस नेट वैल्यू को कहते हैं प्राइवेट रेमिटेंस। इनके बीच के शुद्ध वैल्यू को कहते हैं प्राइवेट रेमिटेंस। वर्तमान में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, विश्व में, पूरे ग्लोब में भारत, इंडिया
टॉप कंट्री है, इंडिया एक टॉप कंट्री है, फर्स्ट रैंक पे है प्राइवेट रेमिटेंस पॉजिटिव में विश्व में। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चाइना से भी आगे, ध्यान दीजिए मैं विश्व में टॉप नंबर पे बोल रहा हूं, सेकंड नंबर पे चाइना है, फर्स्ट नंबर पे इंडिया है। प्राइवेट रेमिटेंस के कैलकुलेशन में इंडिया विश्व में टॉप नंबर पे है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और इंडिया में केरला सबसे टॉप नंबर का स्टेट है प्राइवेट रेमिटेंस में। भारत विश्व में सबसे ज्यादा प्राइवेट रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश है और भारत में केरला सबसे ज्यादा प्राइवेट रेमिटेंस प्राप्त करने वाला राज्य है। ठीक है, तो प्राइवेट रेमिटेंस में हम विश्व में टॉप नंबर पे हैं, इसलिए मैं यहां पे लिख लेता हूं कि यहां पे हम क्या है, पॉजिटिव है। बात समझ में आई प्राइवेट रेमिटेंस और भारत की स्थिति प्राइवेट रेमिटेंस में, फटाक से बताइए। निजी प्रेषण क्या चीज होता है और भारत की स्थिति क्या है निजी प्रेषण में, बताइए। कॉन्सेप्ट समझ में आया? भारत टॉप में है, विश्व में सबसे ज्यादा प्राइवेट रेमिटेंस भारत में आता है, जाता नहीं आता है। ठीक है, पॉजिटिव में है। बात क्लियर हुई यहां पर? फटाक से बताइए जल्दी से। भूमिका, आपको क्या नहीं समझ में आया इसमें से? बेटा अगर हम एक ही चीज को बार बार, अगर एक सिंपल से कॉन्सेप्ट को बार बार वही करेंगे तो फिर हम इसी पे अटक के रह जाएंगे। समझिए, भारत के वो लोग जो भारत में नहीं रहते हैं, विदेश में रहते हैं और विदेश से कमा के भारत में भेजते हैं, उसी प्रकार से वो सारे विदेशी जो भारत में रहते हैं तो भारत में कमा के अपने देश भेजते होंगे। ये जो इनफ्लो और आउटफ्लो का गैप होता है उसको प्राइवेट रेमिटेंस कहते हैं और विश्व में भारत टॉप नंबर पे है प्राइवेट रेमिटेंस के। ठीक है, ग्रांट की बात समझिए अब क्या होता है। ग्रांट का मतलब होता है अनुदान, दान मतलब दान हो गया, ना तो इसका प्रिंसिपल लौटाना है आपको, ना तो कोई इंटरेस्ट देना है, कुछ भी नहीं देना है। अभी आपने सुना होगा कोरोना से लड़ने के लिए भारत को अनुदान दिया जा रहा है, सुना है आपने? भारत को अनुदान दिया जा रहा है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो दान मतलब ये पूरा दान ही है, ये ना आपको प्रिंसिपल लौटाना है ना आपको इंटरेस्ट लौटाना है, सिर्फ दान है। ये उन चीजों के लिए दिया जाता है विकास से जुड़े हुए कार्यक्रमों के लिए, जैसे हमें स्वच्छ भारत अभियान चलाने के लिए दान दिया गया था, जैसे हमें अभी इसके लिए कोरोना की सिचुएशन में दान दिया जा रहा है। तो विश्व के कई सारे समृद्ध संस्थान जो है ये क्या करते हैं, देशों को दान देते हैं। हम भी दान देते हैं, हमें भी दान मिलता है। ठीक है, तो दान मिलने की स्थिति में भी हम क्या है, पॉजिटिव हैं। हम क्या है, पॉजिटिव हैं, यानी यहां भी पॉजिटिव है और यहां भी पॉजिटिव है। इन सभी को मिला के हमारा नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड बनेगा, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय बनेगी। तीसरी चीज है उधारी। उधारी मतलब समझते हैं क्या होता है? बताइए फटाक से, उधारी मतलब समझते हैं ना क्या होता है? क्या होता है भाई उधारी मतलब? उधारी मतलब होता है समय के साथ साथ प्रिंसिपल, मूलधन तो चुकाना ही चुकाना है और उस पर ब्याज भी चुकाना है, इंटरेस्ट भी चुकाना है। इसको मैं और स्पेसिफिक करता हूं, बोरोइंग और इंटरेस्ट। बोरोइंग और इंटरेस्ट, इस पर लगने वाला ब्याज। अब समझिए, ये जो नेट बोरोइंग है, उधार लेने की पद्धति है और उधार पर इंटरेस्ट चुकाने की पद्धति है, ये हमारे देश के लिए नेगेटिव है, बहुत बड़ा नेगेटिव है। समझिए, ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे देश के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव है और ये इतना नेगेटिव है कि इसके कारण हमारा नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसमें ध्यान दीजिए 3 में से 2 कॉन्सेप्ट में, एक में तो हम वर्ल्ड में टॉप में हैं, यहां भी हम पॉजिटिव में हैं, लेकिन ये इतना बड़ा नेगेटिव है कि हमारे देश का नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड किस में हो जाता है, माइनस में हो जाता है। किसके कारण? मतलब हमारे देश का नेट विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय हमारे देश का ऋणात्मक है। किसके कारण ऋणात्मक है बताइए फटाक से, किसके कारण ऋणात्मक है? आंसर बताइए। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड के कारण ऋणात्मक है, मतलब विदेशों से प्राप्त जो शुद्ध आय है उसके कारण ऋणात्मक है। क्लियर है? इट मींस, इसका मतलब, अब मुझे एक बात बताइए, यदि मेरे देश का विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय नेगेटिव है, माइनस में है, तो बताइए
जीडीपी मेरे देश की बड़ी होगी कि जीएनपी बड़ी होगी? फटाक से उत्तर दे दीजिए, दोनों में से कौन सा बड़ा होगा मेरे देश के लिए? जीडीपी बड़ी होगी कि जीएनपी बड़ी होगी? प्रशांत, जीडीपी बड़ी होगी, बिल्कुल सही है। बाकी लोग भी आंसर दे दीजिए भाई फटाफट, अगर बात आपको समझ में आ गई तो। जीडीपी बड़ा होगा कि जीएनपी बड़ा होगा? बता दीजिए उत्तर फटाक से। जीडीपी बड़ा होगा। यानी ये हमारे वर्ल्ड में अनुदान के लिए कौन सा संस्थान है दोस्त? वर्ल्ड में अनुदान के लिए वर्ल्ड बैंक है। ध्यान दीजिए, दो अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां मुख्य रूप से हैं, एक वर्ल्ड बैंक है और एक आईएमएफ है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। वर्ल्ड बैंक जो है वो डेवलपमेंट के लिए अनुदान देता है, लेकिन जब आपके देश में उधारी की समस्या होती है तो उस समय में लोन देता है वो इंटरनेशनल मॉनिटरी आईएमएफ देता है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड देता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए हमारे देश की समस्या क्या है, जीडीपी बड़ी है और जीएनपी छोटी है, जबकि होना क्या चाहिए, जीएनपी बड़ा होना चाहिए जीडीपी की तुलना में। समझ में आ रहा है? ये देश की एक समस्या है। क्यों? क्योंकि नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमारा नेगेटिव है। बताइए, यहां तक की बात समझ में आ गई? हर्षा पुरोहित, आपको आपका डाउट क्लियर हुआ? मोस्टली अनुदान वर्ल्ड बैंक से मिलता है। हाँ, ठीक है, क्लियर है? यहां तक की बात आपको समझ में आ गई? चलिए, आज हमारा यहीं पे समय वो हो रहा है, कल हम इसके आगे समझ डिस्कस करेंगे। ठीक है।